इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने इन 2 टॉपिक्स को कवर किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को। टुडे वी आर गोइंग टू कवर फिस्कल रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इट मींस 2 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। कौन कौन से हैं वो? फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फिस्कल रिफॉर्म्स रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहाँ से होते हैं और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इट मीन गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट की इनकम के जो सोर्सेज हैं, दैट रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। अब देखिए, अगर हम फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं वो किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहां से होती हैं? गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन जो सोर्स है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स, एफआर मींस फिस्कल रिफॉर्म। इट मींस जो फिस्कल रिफॉर्म्स है उसका जो प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है, इट मींस गवर्नमेंट की इनकम का जो मेन सोर्स है, दैट इज टैक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टैक्स होता क्या है? टैक्स मींस कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और फर्म टू द गवर्नमेंट। इट मींस टैक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपल्सरी पेमेंट जो कि हमें गवर्नमेंट को करनी है। वो पे करने वाला कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली हाउसहोल्ड भी कोई हो सकता है, या फिर कोई फर्म भी हो सकती है। इट मींस गवर्नमेंट की इनकम का जो मेन सोर्स है, दैट इज टैक्स। टैक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इट मींस लाइक इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स। अब देखिए, सपोज करो अगर आपकी इनकम, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स लगता है, या सपोज करो आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, आपको कोई इनकम हुई, उसके ऊपर टैक्स लगा, तो वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। तो इट मींस डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। और इसका जो बर्डन है वो हम किसी थर्ड पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। सपोज करो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आपके पास कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर टैक्स लगा, यू हैव टू पे दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स हुए? वो टैक्स जिसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स मींस वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं। टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास बट इनडायरेक्टली वे में जा रहा है। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर कस्टम ड्यूटी। ठीक है, नंबर ऑफ टैक्सेस आते हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वी कैन शिफ्ट। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन पे। अब इसको हम किसकी हेल्प से समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज करो एक प्रोड्यूसर है, उसने गुड्स बनाई, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगा, जो गुड्स बनाई उसने, जैसे हमने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में उसने लॉन्च किया, आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी, है ना? और एमआरपी के जो साथ में लिखा होता है, ब्रैकेट में हमेशा देखा होगा, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो ये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस का मीनिंग क्या है? वो टैक्स जो प्रोड्यूसर ने किसको पे किए? गवर्नमेंट को, और वही टैक्स वो अब आपसे चार्ज कर रहा है। इट मींस अल्टीमेटली उस टैक्स को किसने पे किया? फाइनल यूजर्स ने। फाइनल यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं, जो हाउस होल्ड है वो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं। इट मींस कोई भी ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर बात करें बिफोर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो कैसा था? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, अनक्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इट मींस टैक्स को कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन, जैसे ही 1991 में पॉलिसी आई, उस टाइम पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया गया? सिंप्लीफाई कर दिया गया।
सिंपल जो टैक्स है उसकी जो प्रोसेसिंग है सिंपल कर दी गई और उसको मॉडरेट कर दिया गया। मॉडरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिक्रीज कर देना, किसी भी चीज को डिमिनिशिंग कर देना, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देना। इट मीन जो टैक्स रेट है उनको भी रिड्यूस कर दिया गया और दूसरा उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, क्योंकि पहले जो टैक्स था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था, उसकी जो प्रोसेसिंग थी उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, हर कोई, बट इट मीन उसके लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो नॉर्मल पर्सन है वो भी टैक्स के स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हैं, मतलब वो इजीली उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, रेज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इट मींस इससे जो टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले जब टैक्स की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स थी तो जो पर्सन थे वो क्या करते थे, टैक्स चोरी करने का ट्राई करते थे। इट मींस वो इस वे में कैलकुलेशंस करते थे कि जो टैक्स है उसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि अब डिफरेंट टैक्सेस को ऐड करके जीएसटी बन गया, टैक्स की प्रोसेस भी इजी हो गई, तो अब जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ हमारा, टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारा पर्पस था। इट मींस अगर हम बात करें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पर्पस क्या था, इकोनॉमी को ग्रो करना और उसको स्टेबल करना। स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है जो इकोनॉमी है उसमें फ्लक्चुएशन ना आए। फ्लक्चुएशन इन द सेंस ऑफ जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस का बढ़ना, डिफ्लेशन मींस प्राइसेस का कम होना। इट मींस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना आए, तो इस पर्पस के लिए जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है उसको क्या किया गया, इजी कर दिया गया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की। एक्सटर्नल सेक्टर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द कंट्री। अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर मतलब होता है जैसे सपोज करो जब हम गुड्स को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। एक्सटर्नल सेक्टर जो रिफॉर्म्स है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड सेकंड जो था दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इट मींस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में 2 रिफॉर्म्स किए गए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड सेकंड क्या था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात करें तो 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें सबसे पहले क्या किया गया, इंडियन रूपी को क्या कर दिया गया, डीवैल्यूएशन कर दिया गया। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी कंट्री की करेंसी को जानबूझकर रिड्यूस कर देना एज कंपेयर टू अदर करेंसी। अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करिए। सपोज करो जैसे अगर हम बात करेंगे जो इंडिया का जो रुपी है, अगर हम उसकी बात करेंगे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, अगर हमें यूएस का $1 परचेज करना है तो इसके लिए सपोज करो मुझे इंडिया के 70 रुपीज मुझे पे करने हैं। बट डीवैल्यूएशन की वजह से क्या कर दिया गया, जो रुपीज था उसको जो एक्सचेंज रेट है वो क्या कर दी गई 80। इट मींस पहले $1 परचेज करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा था, 70 रुपीज, बट नाउ वी हैव टू पे 80 रुपीज। इट मींस यूएस डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और हमारा जो डॉलर, हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डीवैल्यूएशन का मतलब है रुपीज की वैल्यू को रिड्यूस कर देना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज एज कंपेयर टू यूएस डॉलर या फिर पौंड, किसी भी करेंसी से हम उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब डीवैल्यूएशन की जैसे ही एक वर्ड और यूज होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। इट मींस मनी की जो वैल्यू है, रुपीज की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू भी हो सकती है और डेप्रिशिएट भी हो सकती है। डीवैल्यूएशन जो किया जाता है वो किया जाता है डेलिबरेटली, जानबूझ के। गवर्नमेंट जब जानबूझ के करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन का जो रीजन होता है दैट इज मार्केट फोर्सेस। इट मींस डिमांड एंड सप्लाई। सपोज करो करेंसी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई बट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी हमारी करेंसी की, इसलिए हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई, तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो 1991 में डीवैल्यूएशन किया गया, डेप्रिसिएशन नहीं था वो। इट मींस उसमें मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं था, गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली इंडियन जो रुपीज है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया था। अब इसका जो पर्पस था, इससे जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, डॉलर और पौंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब इसका मीनिंग क्या है, इट मींस क्योंकि अब डॉलर और पौंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई, इट मींस
अब वो हमारी इंडियन मार्केट से ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते थे एज कंपेयर टू बिफोर। पहले जितनी गुड्स वो परचेज कर रहे थे अब वो उससे ज्यादा परचेज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पौंड और डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? हायर एक्सपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज इसलिए हुए क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई और अदर जो भी जो कंट्रीज थी हमारे यहाँ से गुड्स को इंपोर्ट कर रही थी उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इट मींस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से जो फॉरेन करेंसी है उसने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। इट मींस हायर एक्सपोर्ट। ड्यू टू हायर एक्सपोर्ट देयर इज इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व। इट मींस इंडिया में जो रिजर्व थे वो इंक्रीज होने शुरू हो गए फॉरेन करेंसी के। पहले जो एक्सचेंज रेट डिसाइड की थी वो किसने की थी? गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन नाउ जो मार्केट फोर्सेस हैं उसका मेन रोल है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। इट मींस 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू, या अगर हम कहें 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू, ठीक है, वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस के ऊपर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए कब? 1991 में। इसमें इंडियन जो रुपी है उसको क्या किया गया? डिवैल्यूएशन किया गया। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है इंडिया की जो रुपी था उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया गया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इससे क्या हुआ? डॉलर और जो पौंड थी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। इट मींस वो ज्यादा गुड्स परचेज करने उन्होंने शुरू कर दी हमारी इंडियन मार्केट से। अगर हमारी गुड्स ज्यादा सेल हुई तो इट मींस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब जो मार्केट फोर्सेस हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। इट मींस एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट अगर करना है तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन से जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं, उस पॉलिसी में क्या चेंज किया गया? Tariff restrictions moderated, rather withdrawn from many item of export and import. अब देखिए जैसे कि हमें पता है जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी तो वहां पे टैरिफ एंड कोटा टू टूल्स को यूज किया गया था ताकि हम अपना जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कंपटीशन से। बट 1991 में क्या कर दिया गया? जो टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शन थी, टैक्स से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको क्या कर दिया गया? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब रिमूव करना नहीं होता है, मॉडरेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। सिंप्लीफाई कर दिया, उन रेट को कम कर दिया रादर देन विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फुली फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई या उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बल्कि क्या किया हमने? जो टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो टैक्स से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हमने क्या कर दिया? मॉडरेट कर दिया। अब आपका जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की गई थी, जैसे हमने कहा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का जो पर्पस था वो क्या था? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि फॉरेन से गुड्स इंडिया में ना आए और हमें उनके साथ कंपटीशन ना करना पड़े। पहले थी पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट 1991 के बाद जो पॉलिसी है वो कौन सी आ गई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब होता है लो कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, कम से कम कॉस्ट। इट मींस वो इंडस्ट्री ही सरवाइव करेगी जो फिट होगी। फिट मींस जो एफिशिएंटली काम करेगी, जो लो कॉस्ट पे काम करेगी और मैक्सिमम जो आउटपुट देगी, वो जो इंडस्ट्रीज है वही सरवाइव कर पाएंगी। सेकंड जो चेंज हुआ, कोटा एंड टैरिफ। जैसे हमने कहा कोटा मींस क्वांटिटी, टैरिफ मींस टैक्सेस, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? मार्केट कंपटीशन से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई थी। ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, डिफरेंट एमएनसीज है वो इंडिया में आ गई, प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर के साथ कंपटीशन किया, तो अब कोटा और टैरिफ को किससे रिप्लेस कर दिया गया? मार्केट कंपटीशन से। इट मींस सिर्फ वही इंडस्ट्री सरवाइव करेगी, वही प्रॉफिट अर्न कर पाएगी जो कंपटीशन में अपना बेस्ट देगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ इज नाउ एफिशिएंसी नॉट एक्सपेंशन। इट मींस कोई कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, कोई कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या ग्रो कर रही है, उसका जो बेंचमार्क था वो एक्सपेंशन नहीं था। एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस को इंक्रीज कर देना, ठीक है। सपोज करो पहले हम एक सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, सिटी से हमने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, स्टेट लेवल पे काम करना हमने शुरू कर दिया। बट अब जो ग्रोथ का जो बेंचमार्क था वो क्या था? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस
कोस्ट इफेक्टिव मैनर से काम करें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में 2 रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और सेकंड जो हुआ दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेन जो फोकस किया गया टैरिफ, कोटा एंड एक्सपेंशन, इनको रिमूव करके इसकी जगह किसने ली? फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। एंड दैट ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया, 4 रिफॉर्म्स थे इसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आई थिंक ये टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।